सुप्रभात बच्चों, आज हम भारत की खोज पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है, जो इन्होंने 1944 में अपनी अहमदनगर की जेल यात्रा के दौरान लिखी थी। जब ये 5 महीने का इन्होंने वहाँ कारावास का समय था, 5 महीने में उन्होंने यह किताब लिखी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय में जो आंदोलनकारी होते थे उनको वह जेल में बंद कर देते थे। ऐसे नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया था। तो वहाँ उन्होंने यह किताब लिखी 1944 में। उसके बाद यह पुस्तक 1946 1946 में प्रकाशित हुई। तो इस पुस्तक के बाद में उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में लिखा, और इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे ये शुरुआती सभ्यता है जब से मानव का अस्तित्व, मानव ने नगर में रहना शुरू करा, सभ्य बनना शुरू करा। तो उससे लेकर उन्होंने आज़ादी के समय तक की इसके बारे में लिखा। इसमें उन्होंने भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति के बारे में लिखा और धर्म के बारे में लिखा। इसके अलावा जटिल अतीत के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी भाषा शैली में नेहरू जी ने हमें बताया। अब इस पुस्तक के बारे में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ा और जानिए। तो 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। तो यह पुस्तक 6-7 दशक पहले लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो इसका पहला अध्याय देखते हैं हम, अहमदनगर का किला। तो अहमदनगर के किले में जब नेहरू जी को बंदी बना के रखा गया था तो उसके बारे में वो बताते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता तो मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर्य रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो यहाँ पे नेहरू जी बोलते हैं कि जो अहमदनगर के किले में उनको बंदी बनाया गया तो वह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। तो उनको जब यहाँ पे जेल यात्रा कर रहे थे तो 20 महीने से अधिक समय हो गया था। तो जब उनको इस जेल में बंद करके रखा गया था तो उनको बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। जैसा कि आप लोग जो जानते हो कि जब कोई भी आंदोलनकारी को बंदी बनाया जाता था तो उसको ऐसे कमरे में बंद किया जाता था जहाँ पे रोशनी का कोई नामो निशान न हो। तो जब नेहरू जी इस कमरे में आए थे, अपने बंदी गृह के कमरे में आए थे, तो जब वो आए थे तब पूर्णिमा का समय था और जब चाँद अपनी पूरी रोशनी में होता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो बच्चों, तो चंद्रमा है वह 15 दिन तक शुक्ल पक्ष में रोशनी में होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे वो बिल्कुल उसकी रोशनी खत्म हो जाती है तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो ऐसे ही चंद्रमा के 15 दिन के जब शुक्ल पक्ष खत्म होता था, कृष्ण पक्ष जब वो जो शुक्ल पक्ष में रोशनी में आता था तो नेहरू जी बोलते हैं कि मेरे को पता चल जाता था कि 1 महीना हो गया है। तो चाँद को ही उन्हें अपने बंदी जीवन का एक साथी माना था और कहा था कि चाँद ही मुझे बताता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जो 1953 का है, जब नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अहमदनगर किले की दोबारा यात्रा करी और उन्होंने वो अपनी उन यादों को उन्होंने ताज़ा किया जब वह बंदी जीवन बिता रहे थे। अब इसके आगे आप देखिए, इसमें चित्र में आपको एक अहमदनगर के किले का वो कमरा दिखाया गया है जहाँ पे नेहरू जी को बंदी बना के रखा गया था 1942 से 45 के बीच में। अब यहाँ पे उन्होंने पहला अध्याय लिखा है अतीत का भार। अब अतीत का भार में नेहरू जी बताते हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है,
पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के द्वारा हुई। अब यहाँ पे अतीत के भार में बताते हैं। भार का अर्थ होता है यहाँ पे बोझ। तो अतीत का क्या बोझ रहा था अहमदनगर के किले में। तो अहमदनगर के किले में नेहरू जी बागवानी करना चाहते थे, पेड़ पौधे लगाना, फूल लगाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन अहमदनगर की मिट्टी क्या थी, पथरीली और पुराने मलबे से भरी हुई थी। काफ़ी जो ये किला था उस समय में काफ़ी ख़राब हो चुका था उस समय में भी। तो यहाँ के जो दीवारें टूट गई थी, पुरानी इमारतों की दीवारें टूट गई थी, तो वो मलबे के रूप में वहाँ की मिट्टी में बस गई थी। तो वहाँ पे क्या उनको फूल पौधे लगाना संभव नहीं हो पाया। तो इसके अलावा वो अहमदनगर के किले से संबंधित एक घटना के बारे में हमें बताते हैं कि वहाँ पे चांद बीबी नाम की एक महिला रहती थी जो बहुत ही साहसी थी। उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया अकबर की शाही सेना के विरुद्ध। वो बहुत ज़्यादा साहसी थी और सुंदर भी थी। लेकिन उसके साथ एक दुर्घटना यह हुई कि उसके अपने ही आदमी ने उसकी हत्या कर दी, और जो कि अकबर की सेना से जा मिला था। अब इसके आगे नेहरू जी बताते हैं कि जो अहमदनगर का किला था वहाँ वह जो उसकी दीवारें टूट चुकी थी, तो उसकी दीवारें टूटने के साथ दीवारों के हिस्से उनको वहाँ पे दिखाई दिए, और कुछ पुराने गुम्बद और इमारतों के हिस्से भी उनको वहाँ पे मिले। अब नेहरू जी उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते थे, लेकिन जो उस समय के अधिकारी गण थे उन लोगों ने उसके बारे में उनको अनुमति नहीं दी, उनको मंजूरी नहीं दी, तो जिससे नेहरू जी अपना काम शुरू रख सकते। तो फिर नेहरू जी ने यह तय किया कि मैं अपनी जेल यात्रा का समय बिताने के लिए अब मैं कलम उठाऊं, कुदाल को छोड़ दूं जिससे मैं बागवानी करना चाहता था, तो अब मुझे समय बिताने के लिए कलम ही उठानी पड़ेगी। अब उसके बाद नेहरू जी बताते हैं कि मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। नहीं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं इसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे नेहरू जी बोलते हैं कि पहले मैं सीधे अहमदनगर के किले के बारे में ऐसा तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई बड़ा महात्मा नहीं हूँ, संत महात्मा नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे अहमदनगर के किले के बारे में जानना पड़ेगा, इसके इतिहास को जानना पड़ेगा कि इसका इतिहास क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और जो मैं जब लिखना शुरू करूँगा तो मैं इस प्रकार से लिखूँगा कि जो समझने वाला है, पढ़ने वाला है, इस चीज़ को अच्छे से जान ले। अब इसके बाद वह गेटे महोदय ने इसके बारे में कहा था कि अगर हम कोई भी इतिहास लिखना शुरू करते हैं तो उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अतीत को जान लिया तो ये बहुत सीमा तक जो हमारे अंदर बोझ है उस बोझ को वह कम कर सकता है। यही यहाँ पे आपका अतीत के बाहर का अर्थ है। अब इसके आगे नेहरू जी जैसे पहले उन्होंने अध्याय में अतीत का भार क्या था जब वह किताब लिखने जा रहे थे, उसके बाद जो अतीत का दबाव है, अब उनके हृदय में क्या दबाव था, यहाँ पे नेहरू जी अपने अंतर्मन से की बातें हमें बता रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि दबाव भला हो या बुरा, दोनों हर तरह अभिभूत करता है। अभिभूत का अर्थ होता है प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटने वाला होता है, खास तौर पर जब लोगों की जड़ें बहुत पुरानी हो, सभ्यताओं में हो, मसलन भारत और चीन। तो यहाँ पे नेहरू जी हमें बताते हैं कि हमारी सभ्यता जितनी पुरानी होगी हमारे अंदर उसके प्रति दबाव उतना ही ज़्यादा होगा कि उसके बारे में जानने के बारे में, हम कैसे उसके बारे में जानें, क्या करें। अब यहाँ पे नेहरू जी इसके आगे स्वयं अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, और क्या मैं उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, पराजयों की दुखी यंत्रणा का, मानव के उस हैरत तंगे साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत पहले युगों पहले हो चुकी है। अब इसके
यहाँ पे नेहरू देखिए, आप लोग नेहरू जी अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं किस किस चीज़ का उत्तराधिकारी हूँ, किस किस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना है। इतने सालों के जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे युद्ध लड़े गए और युद्धों में लोगों को हानियाँ भी उठानी पड़ी, दुख भी हुआ, और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार साहस दिखाया और हमारे देश को अपना गुलाम बना दिया। और ये हमारी सभ्यता की क्या चीज़ें हैं जो मेरे को उसकी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, और मैं मैं इन सब का वारिस हूँ, और क्या मैं इस पूरी मानव सभ्यता की साझेदारी में कर सकता हूँ। और इसके बारे में वह सोच रहे हैं। अब इसके अलावा वो हम भारतवासियों की खास बात बताते हैं कि जो भारत के लोग हैं, भले ही वो और लोगों से क्या है, हम लोग बिल्कुल अलग हैं। भले ही हमारी जो रक्त है, खून है, मांस है, अस्थियाँ एक जैसी हैं, लेकिन हम लोगों के सोचने का तरीका सबका एक ही जैसा है। हम लोग सब क्या है, बहुत ज़्यादा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। जब कोई चीज़ हमें अपने देश के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, समाज के बारे में हमें कभी कोई बात कही जाए तो हम सब क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। या ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ हमें। अब इसके आगे देखिए, इसी विशिष्ट विरासत का विचार वर्तमान पर लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर कर रही है। इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अब इसके आगे नेहरू जी बोलते हैं कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल है, और जो विरासत है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा देश प्राचीन काल से लेके अब तक हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई, बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो उतनी सब चीज़ों को एक साथ एक छोटी सी किताब में लिख पाना क्या है, एक कठिन कार्य है। अब इतने कठिन कार्य को कैसे मैं एक किताब के अंदर लिखूंगा, ये सोच के नेहरू जी थोड़ा घबरा जा रहे हैं। अब इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि मैं जो हमारी सभ्यता है उसका सिर्फ स्पर्श ही कर सकता हूँ, उसको सिर्फ छू सकता हूँ। इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति को आदि काल से लेकर अब तक लिख पाना एक किताब के अंदर क्या है, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो